Hello, good morning to all of you. You are studying structure of atom and today's topic is success of Bohr model. What was the reason behind that कि बोर का मॉडल सक्सेस क्यों रहा, इस बारे में आज हम बात करेंगे। बोर मॉडल्स कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोर का मॉडल जो है एटम की स्टेबिलिटी को समझाता है। अब उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। According to Bohr model, an electron revolve in particular orbit can not lose energy। जब तक बोर के मॉडल के अनुसार जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, तो वह एनर्जी को खोता नहीं है। द इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी ओनली इफ इट जंप टू सम लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा तभी खोता है जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है, तभी ऊर्जा को खोता है। इफ नो लोअर एनर्जी लेवल इज वैकेंट देन इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन रिवॉल्विंग इन द सेम ऑर्बिट। यदि लोअर एनर्जी लेवल वैकेंट न हो, निम्न कक्षा खाली न हो, लोअर एनर्जी लेवल, ऑर्बिट माने कक्ष, सेल, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट माने खाली ना हो, तो इलेक्ट्रॉन उसी सेल में कंटिन्यूअस चक्कर लगाता रहेगा और उस सेल में जब चक्कर लगाता है तो वह एनर्जी को लूज नहीं करता। इस ढंग से बोर समझा पाए कि एटम क्यों स्टेबल है। ठीक हो गया। दूसरा, बोर्स थ्योरी हेल्प इन कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। बोर का मॉडल जो है, बोर की जो मॉडल है वो यह भी समझा पाया कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, तो उसकी ऊर्जा की गणना की जा सकती है। उसमें कितनी ऊर्जा है उसकी गणना की जा सकती है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पोस्टुलेट्स बोर्स मॉडल इट इज़ पॉसिबल टू डिराइव मैथमेटिकल रिलेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली जा सकती है इस फॉर्मूले से। ई एन इक्वल टू -k² 2π² me⁴ अपॉन n² h², जहाँ पर m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लांक कांस्टेंट, k कूलाम्स लॉ कांस्टेंट है और द वैल्यू ऑफ कूलाम्स लॉ कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है कूलाम्स लॉ कांस्टेंट की, k की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है और इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो तो ये वैल्यू आती है इतनी। ठीक हो गया। इतनी बातें शायद प्रीवियस वीडियो में मैं कर चुका था, अभी याद आ रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट इट इज़ ऑर्बिट एज इलेक्ट्रॉन मूव मोर एंड मोर क्लोज टू न्यूक्लियस ई एन बिकम लार्ज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड मोर नेगेटिव। इस ऑब्जर्वेशन से आपको यह बात समझ में लेनी चाहिए कि जितना करीब करीब आता जाएगा इलेक्ट्रॉन किसके, न्यूक्लियस के, उसकी वैल्यू जो है उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। न्यूक्लियस के जितने करीब होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव होगी। द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट n = 1 इज द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट जहाँ पर n की वैल्यू 1 होती है, n आपको पता है n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होती चली जाती है। तो n क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n = 2 सेकेंड ऑर्बिट, n = 3 थर्ड ऑर्बिट, इस ढंग से एंड सो ऑन, है ना। तो इसमें जब फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी और यही स्टेट जो है इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है, स्टेबल स्टेट कहलाती है और इसको हम स्टेबल ऑर्बिट भी कहते हैं, स्थायी ऑर्बिट, कक्ष। व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिट इट इज सेड एज ग्राउंड स्टेट। जब इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। n = 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। द हायर ऑर्बिट हैव ग्रेटर एनर्जी देन द फर्स्ट ऑर्बिट। और इससे ऊंचे के जो ऑर्बिट होंगे उनकी ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। व्हेन
द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी हायर ऑर्बिट n ग्रेटर देन 1, इट इज सेड एज एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में न होकर पहली की अपेक्षा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जिस भी ऑर्बिट में है, वह सारी स्थिति इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, वेयर n इज ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस बॉक्स को पढ़ना आप बहुत ध्यान से, फोटो ले लो, आपको पता लगेगा ग्राउंड स्टेट क्यों कहा जाता है इसको। ठीक है ना। जितना करीब न्यूक्लियस के आएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी ऊर्जा उतनी ही कम और नेगेटिव होगी, और इसीलिए उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। सिमिलरली कहता है बोर वॉज एबल टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का रेडियस को कैलकुलेट कर सकने में बोर क्या हुआ? सक्षम हुआ। Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k me की पावर 4, है ना। तो n स्क्वायर इक्वल टू दिस वन एंड n, इससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, Rn की वैल्यू निकाल सकते हो। हाइड्रोजन एटम का रेडियस आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रही होंगी बातें। तो दस द n इंक्रीज एज n इंक्रीज रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, रेडियस ऑर्बिट का क्या बढ़ेगा? ऑर्बिट का रेडियस बढ़ेगा। रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है 0.529 होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बोर्स रेडियस AO। इसको हम बोर्स रेडियस कहते हैं। इट मे बी नोटेड दैट Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। Rn जो है n स्क्वायर के समानुपाती होता है। देयरफॉर एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन ऑर्बिट इंक्रीजेज। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो En इक्वल टू, ये फार्मूला है, वही फार्मूला है ना। En इक्वल टू माइनस के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये वैल्यू आती है, जहाँ पर z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है। z इक्वल टू 2 फॉर हीलियम एंड z इक्वल टू 3 फॉर लिथियम। एटॉमिक नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो z की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस ढंग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अभी, है ना। बोर्स मॉडल पहला पॉइंट ये वाला, और सेकंड है ना ये, और थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। बोर्स मॉडल कुड एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बोर का मॉडल जो है हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझा पाया था। इसको समझिए। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनिट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन के पास निश्चित ऊर्जा के लेवल होते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में होता है, इट इज सेड एज ग्राउंड स्टेट। इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू सम हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सटर्नल माध्यम से ऊर्जा प्रदान की जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है। द इलेक्ट्रॉन इन सच स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ऐसी स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी स्थिति को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन हैज़ टेंडेंसी टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। इसलिए इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वह अपना ग्राउंड स्टेट पर ही आए। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू लोअर एनर्जी लेवल, इट गिव आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में होता है तो जंप करके क्या होता है? लोअर एनर्जी लेवल में आता है,
तो उतनी ही ऊर्जा वो रेडिएट करता है, छोड़ता है, निकालता है। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए, इफ़ E1 एंड E2 आर एनर्जी ऑफ लोअर एंड हायर एनर्जी लेवल, यदि E1 लोअर एनर्जी लेवल हो और E2 हायर एनर्जी लेवल हो, देन फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय गिवन, जो फ्रीक्वेंसी होगा रेडिएशन की, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम इससे निकाल सकते हैं। E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू कर लेंगे, या न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच कर लेंगे। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट, जहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इन हाइड्रोजन एटम ओनली और इन एनी अदर एटम E2 एंड E1 कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट वैल्यू। E2 की अलग होगी, निश्चित होगी ऊर्जा का मान, E1 का भी निश्चित होगा ऊर्जा का मान। दिस इज द फॉलो दैट न्यू कैन हैव सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू, न्यू की फिक्स्ड वैल्यू होगी। दस बोर्स मॉडल एक्सप्लेन वाई आर द सर्टेन डिस्क्रीट लाइन्स इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बोर का मॉडल यह समझा पाया कि हाइड्रोजन एटम में जो अलग अलग डिस्क्रीट माने सेपरेट लाइन होती हैं, क्यों होती हैं। बोर्स मॉडल ऑल्सो अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मैनी लाइन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर इतनी लाइनें क्यों होती हैं, इस बारे में भी बोर ने समझाया है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, उसी को समझिए स्पेक्ट्रम के बारे में। इन हाइड्रोजन एटम देयर आर ओनली वन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन का अगर एक एटम की, सुनना ध्यान से, एक एटम की कल्पना करें तो एक एटम में हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 ही होगा। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। 1 प्रोटॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। वह इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड such as passing electric discharge, this electron may be excited to higher energy level। यदि इसको इलेक्ट्रॉन को हम किसी बाह्य माध्यम से एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये जंप करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा। सिंस द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन there are large number of hydrogen atom, electron in different atom absorb different amount of energy, are excited in different higher energy level। अगर हम हाइड्रोजन का सैंपल की कल्पना करें, यहाँ पर तो हमने एक एटम की कल्पना की थी इधर, अब यहाँ पर एक सैंपल की, हाइड्रोजन के सैंपल की कल्पना कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे एटम होंगे। बहुत सारे एटम होंगे तो बहुत सारे क्या होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षकों में होंगे, और हम उनको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं बाहर से, तो वो अलग अलग अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। कोई सेकंड ऑर्बिट में होगा, कोई थर्ड ऑर्बिट में होगा, कोई फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, तो अलग अलग अमाउंट की एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेंगे। द इलेक्ट्रॉन इन सम एटम जंप इन थर्ड एनर्जी लेवल वाइल इन अदर इट में रेज टू फोर्थ एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। नाउ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट इन वन और मोर जंप। तो जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा जंप में ग्राउंड स्टेट में आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ एनर्जी लेवल एंड फोर्थ फॉर द हाइड्रोजन एटम। माना कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ एनर्जी लेवल में है। इन सम एटम देयर में कम ग्राउंड स्टेट इन n इक्वल टू 1। किसी केस में थर्ड में है तो वह जो है ग्राउंड स्टेट में 1 में आ रहा है, एक सिंगल जंप में। वाइल सम अदर इट मे बी द फर्स्ट जंप इन सेकंड एनर्जी लेवल, है ना, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर इसको यही चीज़ समझाई गई है, इसको देखेंगे आप इस पैराग्राफ को, है ना। एंड वाइल स्टिल अदर मे कम टू द ग्राउंड स्टेट वाया थर्ड एंड सेकंड एनर्जी लेवल इलस्ट्रेट इन फिगर से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। उस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ लेना। ये एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रखे हैं। माना कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में है, फोर्थ से सीधे फर्स्ट एनर्जी लेवल जो कि ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है यह इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, ये पहले एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन की कल्पना कर रहे हैं। ये फोर्थ से सेकंड में जा रहा है, सेकंड से फिर फर्स्ट में, ये फोर्थ से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट में, ये फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड से फर्स्ट, अलग अलग इसमें आ रहा है। तो आ कहाँ रहे, ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। तो इस ढंग से अलग अलग डिस्क्रीट लाइन हमें मिलती हैं।